नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। गुजरात विधानसभा के लिए 10 दिन बाद वोटिंग होनी है। उसके पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने प्रचार की कमान संभाल ली है और इसी को लेकर वो गुजरात के दौरे पर भी हैं। आज उनके गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन में उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की और विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ 10 दिन का समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी ने भी चुनावी कमान संभाल ली है। गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, जिसकी शुरुआत उन्होंने सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद की। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने अपनी पहली रैली वेरावल में की, जहां उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान कर बीजेपी को भारी मतों से जिताने की अपील की। पीएम ने कहा कि उनकी इच्छा है कि उनके रिकॉर्ड को भूपेंद्र पटेल तोड़े, ताकि गुजरात प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू ले। આ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્યારથી ગુજરાતમાં વિજય ધ્વજ ફરકાણો છે અને હવે ગોટાળાની નહીં, ચૂંટણીનો મુદ્દો હોય છે વિકાસનો મુદ્દો બનાવવાનું કામ હિન્દુસ્તાનની રાજનીતિમાં ગુજરાતે એની પહેલ કરી, ભાજપે પહેલ કરી। पीएम ने कहा कि पहले गुजरात के बारे में कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ नमक पैदा होता है, यहाँ कुछ नहीं मिलता, पानी तक नसीब नहीं होता। लेकिन अब गुजरात बिल्कुल अलग है। आज गुजरात का पोर्ट भारत के लिए एक द्वार का काम कर रहा है। पीएम मोदी राहुल गांधी और कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में मेधा पाटेकर को भी देखा गया। ये वही है जिन्होंने नर्मदा डैम का विरोध किया था। पीएम ने इशारों में कांग्रेस को विकास में बाधा डालने वाला बता दिया। અને પાણી ન પહોંચેના માટેના બધા આંદોલનો કર્યા, બદનામ કર્યું ગુજરાતને। દુનિયાભરમાંથી કોઈ પૈસા ના આપે ગુજરાતને, વર્લ્ડ બેંક પૈસા ના આપે, આવું બધું કર્યું। એ બહેન જે આંદોલન ચલાવતા ને, એમના ખભે હાથ મૂકીને ગઈકાલે કોંગ્રેસના એક નેતા પદયાત્રા કરી રહ્યા હતા। જરા કોંગ્રેસ વાળા વોટ માંગવા આવ્યા ત્યારે પૂછજો કે આ નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને તમે દોડો છો? આ નર્મદા ના હોત તો અમારું કચ્છ કાઠિયાવાડનું શું થયું હોત? पीएम मोदी की हर रैली में उन्हें सुनने के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है। पीएम की रैलियों में लोगों का रेला देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में गुजरात के विकास की बात की, गुजरात को और ऊंचाई पर पहुंचाने की बात की और विपक्षियों पर जमकर हमला भी किया। गुजरात चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के उतरने से विरोधियों की नींद उड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली में एमसीडी चुनाव सियासी अखाड़ा बना हुआ है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अब तो प्रचार के लिए बड़े बड़े दिग्गज भी मैदान में उतर आए हैं। केजरीवाल ने चुनावी सभा की जिसमें हंगामा हो गया। आम आदमी पार्टी के लिए यह खतरे की घंटी भी हो सकती है। दिल्ली एमसीडी चुनाव बना सियासी अखाड़ा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत, अजमा रहे हर हथकंडा। प्रचार में उतरे केजरीवाल, महिलाओं ने कर दिया तांडव। दिल्ली का एमसीडी चुनाव सियासी अखाड़ा बन गया है। पार्षदों के चुनाव में बड़े बड़े नेता प्रचार करने उतर आए हैं। पहाड़गंज में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जनसभा की। आम आदमी पार्टी के दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने लोगों से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की अपील की है और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कूड़े का मुद्दा उठा दिया। पूरी दिल्ली में घूमता हूँ, इतनी गंदगी, इतना कूड़े का ढेर चारों तरफ। तो मैं उनको बताता हूँ, कूड़ा साफ करने की जिम्मेदारी दिल्ली में मेरी नहीं है। समझ गए सारे जने?
केजरीवाल की सभा में पहले तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ देर बाद महिलाओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान मारपीट भी हुई। महिलाओं ने केजरीवाल के विरोध में नारेबाजी की, जिसके बाद मारपीट देखने को मिली। 4 तारीख को नगर निगम का चुनाव होना है, आराम से आराम। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है। बीजेपी की तरफ से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया। साथ ही कहा कि देश को आफताब नहीं, जिहाद के खिलाफ कानून चाहिए। सिविल कोड चाहिए, हमारा देश में लाख जिहाद का खिलाफ हमें कानून चाहिए और देश में कोई आफ्ताब जैसा शब्द निकाले तो सीधा फांसी काट में जाना चाहिए। ऐसा कानून हमारा देश को चाहिए। एमसीडी चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। ऐसे में हर पार्टी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है, लेकिन केजरीवाल की सभा में हंगामा ये बताता है कि लोगों में आम आदमी पार्टी के लिए नाराजगी है। आने वाले चुनाव में यही केजरीवाल की पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में अब एटीएस की एंट्री हो चुकी है। फंडिंग के शक में आरोपियों के बैंक डिटेल्स को भी खंगाला जा रहा है। इसी बीच एक स्कूल भी एटीएस की रडार पर आ चुका है। ये आगे पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में अब एटीएस की भी एंट्री हो चुकी है। यूपी के धर्मांतरण मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने प्रयागराज से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 15 हो गई है। लेकिन अभी भी 41 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 7 महीने पहले हुए इस धर्मांतरण मामले में फंडिंग से जुड़े नेटवर्क को भी खंगाला जा रहा है। इसके लिए एटीएस की रडार पर एक स्कूल भी है। एटीएस को शक है कि धर्मांतरण के लिए फंडिंग मिल रही थी। यही वजह है कि आरोपियों के बैंक खातों की डिटेल्स निकालनी शुरू कर दी गई है। 31 से ज्यादा आरोपियों के बैंक खातों की डिटेल्स मिल चुकी है। मामले में यूपी पुलिस ने 4 नवंबर को एक पादरी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें सीपीएस स्कूल की एक महिला टीचर भी थी। वहीं एक अन्य टीचर फरार है, इसलिए एटीएस के निशाने पर स्कूल भी आ गया है। इसी साल 15 अप्रैल को फतेहपुर की कोतवाली थाना क्षेत्र के हरिहरगंज मोहल्ले में चूना वाली गली में इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में प्रार्थना सभा चल रही थी। उसी दौरान हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए और खूब हंगामा किया। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया था कि गरीब हिंदू परिवारों को पैसे का लालच देकर उनके धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। जब चर्च के पादरी से पूछताछ की गई तो पादरी ने कबूल किया था कि चर्च के अंदर 70 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें से 50 से ज्यादा हिंदू थे। प्रथम दृष्टया सामूहिक धर्मांतरण का मामला देख पुलिस ने केस फाइल किया, लोगों से पूछताछ शुरू की और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। जांच की आंच धर्मांतरण के लिए फंडिंग के एंगल तक पहुंच गई है। केस में एटीएस की एंट्री के बाद यह तो पक्का हो गया है कि धर्मांतरण के खेल की जड़ें काफी गहराई तक हैं, जिन्हें उखाड़ने के लिए फंडिंग वाले पेड़ तक पहुंचना पड़ेगा, जिसकी तलाश एटीएस ने शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। श्रद्धा की हत्या करने वाले आफताब ने सभी सबूतों को मिटाकर भले ही खुद को बड़ा होशियार साबित किया हो, लेकिन दिल्ली पुलिस आफताब के हर सबूत से पर्दा उठा रही है। उसकी हर हरकत की पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। पुलिस के हाथ अब तक कई अहम सुराग लग चुके हैं, जो आफताब को सजा दिलाने के लिए काफी हैं। श्रद्धा हत्याकांड एक ऐसी वारदात जिसे सुनने वाले सन रह गए। आफताब की दरिंदगी देखने वाले दंग रह गए। इस जघन्य अपराध को देखकर शैतान भी कांप उठा, लेकिन आफताब पर अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस की टीम आफताब से जुड़ी हर चीज की तलाशी और जांच कर रही है। इसी कड़ी में आज दिल्ली पुलिस आफताब को लेकर उसके किराए के घर छतरपुर पहुंची।
दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के छतरपुर वाले घर की तलाशी ली। पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूरे घर की तलाशी ली, जिसमें पुलिस को आफ्ताब के घर अहम सुराग मिले। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आफ्ताब के घर से कुछ हड्डियां मिली। पुलिस ने सारे सबूत 2 काली पॉलीथीन में जुटाए हैं। सूत्रों के मुताबिक काली पॉलीथीन में कुछ हड्डियां हो सकती हैं और वो हड्डियां श्रद्धा के जबड़े की हो सकती हैं। दिल्ली पुलिस मैदानगढ़ी के तालाब का भी सर्च ऑपरेशन कर रही है। पुलिस को आशंका है कि आफ्ताब ने इस तालाब में भी श्रद्धा के शव के टुकड़े फेंके हैं। दिल्ली पुलिस को अभी तक मेहरौली के जंगल से 17 हड्डियां मिली हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये हड्डियां श्रद्धा की हैं। सभी हड्डियों को डीएनए जांच के लिए भेजा गया है। आफ्ताब लगातार अपने बयान बदल रहा है। इसे लेकर पुलिस अब आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी कराएगी। आफ्ताब और श्रद्धा मर्डर केस में अभी श्रद्धा के दोस्त ही सामने आए हैं, लेकिन अब आफ्ताब का दोस्त शशांक भी मीडिया के सामने आया है। आफ्ताब के दोस्त का कहना है कि आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं तो यही डिमांड करूंगा कानून से कि उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उसके ऊपर, और जल्द से जल्द उसका कुछ फैसला है, या तो फांसी या तो उम्र कैद। वो अपने कानून के ऊपर है। अपनी कानून वैसे तो अच्छा ही कर रही है, जो भी कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द इसका फैसला आ जाना चाहिए। श्रद्धा के दोस्त मोनू सिंह ने भी आज भारत 24 से बातचीत की। मोनू सिंह का कहना है कि आफ्ताब श्रद्धा को लगातार परेशान कर रहा था, लेकिन श्रद्धा के पास वापस घर जाने का भी ऑप्शन नहीं था। सिगरेट से जलाया करता था वो, उसने बहुत मारा, वायलेंस होता था, बट उसके बावजूद भी उसके साथ रहना उनकी अपनी एक अलग मजबूरी रही होगी, जो कि मुझसे तो उन्होंने कभी साझा नहीं किया। किंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक व्यक्ति एक वक्त पे इतना मजबूर हो जाता है ना, कि उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगी या रहूँगा तो फिर कहाँ जाऊँगा। दिल्ली पुलिस सबूत जुटाने के लिए कई राज्यों में तलाशी ले रही है, क्योंकि आफ्ताब पुलिस को गुमराह करने के लिए बार बार अपने बयान बदल रहा है। दिल्ली पुलिस की 9 टीमें श्रद्धा हत्याकांड की जांच कर रही हैं। 4 टीमें दूसरे राज्यों महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा में जांच कर रही हैं, जबकि 5 टीमें दिल्ली में जांच कर रही हैं। इसके अलावा पुलिस की एक टीम लगातार आफ्ताब के साथ लगी हुई है। श्रद्धा मर्डर केस की जांच करने दिल्ली पुलिस कुल्लू भी गई थी, क्योंकि आफ्ताब श्रद्धा को लेकर कुल्लू की पार्वती घाटी आया था और दिल्ली पुलिस ने यहां तोश गांव के लोगों से भी पूछताछ की। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस सारे सबूत जुटाने में लगी है। आफ्ताब को उसके खूनी जुर्म की सजा दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, ताकि हकीकत तक पहुंच सके और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। कन्हैया शुक्ला, भारत 24, दिल्ली। मुंबई वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब उन्हें मेगा ब्लॉक का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे ने समय से पहले कार्नेग ब्रिज को डिसमेंटल कर ट्रेन की आवाजाही को सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। मुंबई में मध्य रेलवे ने समय से पहले कार्नेग ब्रिज को डिसमेंटल कर लिया है, जिसके बाद यातायात सुचारू हो गया। काम पूरा होने के बाद मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहौटी ने कहा कि ये एक बड़ा और चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि सभी लाइनों और सीएसएमटी स्टेशन पर यातायात पूरी तरह से बंद था। मेगा ब्लॉक शनिवार रात 11 बजे शुरू हुआ, जिसे सोमवार दोपहर 2 बजे खत्म होना था, लेकिन इसे समय से पहले ही पूरा कर लिया गया है। मुंबई में रविवार को कुछ रूट पर मुंबई लोकल की आवाजाही प्रभावित रही, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल रेलवे ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद बंदर स्टेशन लाइन के बीच अंग्रेजों के जमाने के कार्नेग ब्रिज को तोड़ने का फैसला लिया है, जिसके लिए मेगा ब्लॉक हुआ। मुंबई के इस मेगा ब्लॉक का असर लोकल के साथ दूसरी ट्रेनों पर भी देखने को मिला।
लेकिन अब राहत मिली है क्योंकि समय से पहले काम पूरा कर रेलवे ने मेगा ब्लॉक को खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पटना में टैक्स चोरी के आरोप में आयकर विभाग ने ज्वेलर्स के ठिकाने पर छापा मारा, जहां तहखाने में छिपाकर खजाना रखा गया था। सोने चांदी को देखकर आयकर विभाग की टीम की भी आंखें खुली की खुली रह गई। देखिए। टैक्स में गड़बड़ी, बड़ी आईटी की रेड। मशहूर ज्वेलर के खुल गए गुप्त राज। तहखाने में मिला खजाना। बिहार की राजधानी पटना में जाने माने ज्वेलर्स के ठिकानों पर तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। ज्वेलर्स की बोरिंग रोड और डाकबंगला चौराहे वाली दुकान में गुप्त तहखाना मिला। जब टीम उसमें दाखिल हुई तो नजारा देखकर सबकी आंखें चौंधिया गईं। हीरा पन्ना ज्वेलर्स ने दोनों गुप्त ठिकानों पर सोना चांदी का भंडार छिपा कर रखा था। दोनों जगह से 25 किलो से ज्यादा सोना और 50 किलो से ज्यादा चांदी बरामद हुई है। जो सोना चांदी बरामद हुआ है वो बिना कागजात के छिपा कर रखा गया था। अधिकारियों की माने तो जांच में इसकी मात्रा और बढ़ सकती है। 3 दिन से जारी छापेमारी में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कई अलग अलग नाम पते पर सोने और हीरे की खरीद से संबंधित कागजात भी मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें एक ही व्यक्ति ने बार बार खरीदारी की है। ऐसे लोग भी जांच के रडार पर होंगे। वहीं शोरूम मालिक से अवैध लेन देन और टैक्स चोरी को लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई बातें सामने आने की संभावना है। आयकर विभाग की टीम की छापेमारी अब भी जारी है, जिसमें क्या कुछ मिलेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन तहखाने में छिपा कर रखे गए 75 किलो सोने चांदी की चर्चा पूरे बिहार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर से भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति आजाद है, उस पर किसी का भी कोई दबाव नहीं, भारत को रोकने वाला कोई नहीं। रिपोर्ट देखिए। मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो। पाकिस्तान में सियासी घमासान मचा हुआ है। इमरान खान शहबाज शरीफ सरकार की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च निकाला, जिसमें उन्होंने कई बार भारत की विदेश नीति की तारीफ की। इसी लॉन्ग मार्च में इमरान खान पर जानलेवा हमला हुआ, उन्हें गोली मारी गई। इमरान खान अभी पूरी तरह ठीक तो नहीं हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह एक्टिव जरूर हैं। अपनी पार्टी के लॉन्ग मार्च को उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर भारत की तारीफ की। और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन दोनों देशों की विदेश नीति में बड़ा अंतर है। भारत की विदेश नीति आजाद है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं है। इमरान खान ने आगे कहा कि भारत क्वाड देशों का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। और मुझे अफसोस से मिसाल देनी पड़ती है हिंदुस्तान की, साथ ही हमारे वो आजाद हुआ था। सिर्फ उस मुल्क के फैसले देख लो, फॉरेन पॉलिसी देख लो। आजाद फॉरेन पॉलिसी, मुल्क खड़ा हो गया हिंदुस्तान कि नहीं जी हम रूस से तेल लेंगे, हम तुम्हारे साथ अलायंस है अमेरिका के साथ क्वाड के अंदर, लेकिन हम फैसले करेंगे तेल रूस से इसलिए लेंगे कि हमारे लोगों को सस्ते तेल की जरूरत है। हम अपने लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं डाल सकते। खड़े हो गए, अमेरिका नाराज हुआ, लेकिन आखिर अमेरिका को मानना पड़ा। इमरान खान ने कहा कि उनकी पार्टी पीटीआई एक आजाद मुल्क चाहती है। पाकिस्तान इसलिए नहीं बना था कि उसके लोग दूसरों से भीख मांगे। इमरान खान ने अक्टूबर में भी भारत की विदेश नीति की तारीफ की थी और पाकिस्तान को लेकर कहा था
कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों का गुलाम है, क्योंकि पाकिस्तान अपने लोगों की भलाई के लिए निर्भीक फैसले लेने में असमर्थ है। यानी भारत का डंका अब दुश्मन देश पाकिस्तान में भी बज रहा है और उसी का फायदा इमरान खान भी उठाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन अब इतना तेज हो चुका है कि हर तरफ आग ही आग देखने को मिल रही है, जिसकी आंच इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह खुमैनी के पुश्तैनी घर तक भी पहुंच चुकी है। हिजाब विरोधी आंदोलन से अब ईरान धधकने लगा है, जिसकी आंच इस्लामिक रिपब्लिक के संस्थापक आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के घर तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों ने आयतुल्लाह खुमैनी के पुश्तैनी घर में आग लगा दी, जिसके वीडियो तो सामने आए हैं, लेकिन खुमैन काउंटी के ऑफिस ने इस बात से इनकार किया है। आयतुल्लाह खुमैनी ईरान में इस्लामिक क्रांति के नेता थे, जिन्होंने 1989 में अपनी मौत के पहले तक ईरान के पहले सर्वोच्च नेता के रूप में काम किया था। ईरान के कई शहरों में आगजनी की घटना सामने आई है। तेहरान में एक बैंक को भी आग के हवाले कर दिया गया। आंदोलनकारियों ने IRGC कुद्दूस फोर्स के पूर्व प्रमुख कासिम सुलेमानी की मूर्ति में आग लगा दी। आगजनी की तमाम घटनाओं के बाद इलाम में आंदोलनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। लोगों को रोकने के लिए गोलीबारी और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बता दें कि यह आंदोलन की आग तब तेज हुई जब ईरान की एक अदालत ने एक प्रदर्शनकारी को मौत की सजा सुनाई। प्रदर्शनकारी को सरकारी इमारत में आग लगाने, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ अपराध करने की साजिश के लिए मौत की सजा सुनाई गई है। ईरानी कोर्ट की वेबसाइट पर लिखा गया है कि महसा अमीनी की मौत के बाद राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बीच ये पहली मौत की सजा है। ईरान में हिजाब विरोध की शुरुआत 16 सितंबर को 22 साल की महसा अमीनी की मौत के बाद हुई थी, जिसे पूरी दुनिया में समर्थन मिल रहा है। ईरान को हाल के वर्षों में अब तक के सबसे बड़े सरकार विरोधी प्रदर्शन का सामना करना पड़ा है, जिसे ईरान की धार्मिक सत्ता के लिए एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि ईरान की सरकार ने इसे दबाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस आंदोलन की खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा युवा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।